क्या आप जानते हैं ओशो ने कृष्ण को कंप्लीट इनकारनेशन ऑफ गॉड कहा है? क्यों? ओशो कहते हैं कि कृष्ण भले ही पास्ट में पैदा हुए लेकिन वो फ्यूचर को बिलोंग करते हैं। आखिर ऐसा ओशो ने क्यों कहा कि इतिहास कृष्ण को पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है और एक दौर आएगा फ्यूचर में जो कृष्ण को अच्छे से समझ पाएगा, वो कृष्ण का दौर होगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं मॉडर्न टाइम में ओशो सोशल मीडिया पर एक फेमस फिगर है, एक फिलोसफर के रूप में, एक ओरेटर के रूप में और एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में। ध्यान देना, मैंने यहां पर स्पिरिचुअल लीडर कहा है, ना कि रिलीजियस लीडर। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में बहुत फर्क है। दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हुए भी मौलिक रूप से अलग हैं। मैं एक लंबे समय से ओशो पर वीडियो बनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ओशो का दायरा बहुत बड़ा है और उस अनलिमिटेड दायरे में से कुछ चीजों को सिलेक्ट करना और उनको प्रेजेंट करना काफी कठिन होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर ओशो की बायोग्राफिकल वीडियोस ज्यादा दिखाई देती हैं। और बायोग्राफी में क्या होता है, सिनेमा, मिस्ट्री, कंट्रोवर्सी। लेकिन इस बायोग्राफिकल वीडियोस में उस व्यक्ति के थॉट्स कहीं पीछे छूट जाते हैं। और यकीन मानिए, आज के इस दौर में इस देश को थॉट्स की बहुत आवश्यकता है। तो आज का वीडियो सिर्फ थॉट्स पर, और यदि इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा मिलता है तो मैं ओशो के थॉट्स पर एक पूरी सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें हम ओशो के डाइवर्स थॉट्स को समझेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे और क्या क्या उनसे कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई हैं थॉट्स को लेकर, उन पर भी अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। आज मैं ओशो के दो महत्वपूर्ण कलेक्शन से दो टॉपिक उठाने वाला हूं। पहला है फ्रीडम, इससे हम एक टॉपिक उठाएंगे, और दूसरा है कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी, इसका एक टॉपिक उठाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पर्सनली ये बुक मुझे बहुत पसंद है, मैंने 2 से 3 बार इसको पढ़ा है। और आप लोग यदि चाहें ओशो को पढ़ना तो इस बुक से आप शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी सी हैवी है बट है बहुत यूनिक। तो ओशो के थॉट्स में उतरने से पहले हमें थोड़ा सा ओशो की मेथड्स पर चर्चा करनी होगी। देखो, फिलॉसफी में क्या होता है, वैसे तो हर सब्जेक्ट में होता है, बट फिलॉसफी की जब हम चर्चा करते हैं तो फिलॉसफी में क्या होता है, हर एक फिलॉसफर का एक सिस्टम होता है। जैसे हम इंडिया में बात करें तो आदि शंकराचार्य का, बुद्ध का, सांख्य फिलॉसफी हम देखते हैं, न्याय फिलॉसफी देखते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में हम बात कर लेते हैं तो कांट, हीगल, प्लेटो, इन सारे फिलॉसफर्स का एक सिस्टम है। लेकिन ओशो का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है जिसको ओशो ने चैलेंज ना किया हो, जिस पर ओशो ने अटैक ना किया हो। ओशो हर एक सिस्टम पर, आपके बिलीफ सिस्टम पर अटैक करते हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, ओशो की एक विशेषता है, ओशो आपकी क्वेश्चनिंग को ठीक करते हैं। यह बात तो आप लोगों को शायद पता होगी कि ओशो ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस के माध्यम से हम लोगों के सामने अपने थॉट्स रखे। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है, यानी कि कोई भी व्यक्ति उनसे क्वेश्चन करता है, उसके बाद उसका वो आंसर देते हैं। चर्चाएं अलग अलग टॉपिक्स पर होती हैं, और ये जो बुक्स है ना, ये इसी सिलेक्टेड टॉपिक्स की हैं। और ये जो पूरा डिस्कोर्सेज हैं 600 या 700 बुक्स के माध्यम से हमारे सामने अवेलेबल है। तो क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन ओशो से किया जाता है तो ओशो सबसे पहले उस क्वेश्चन को ही ठीक करते हैं और आपकी क्वेश्चनिंग को भी ठीक करते हैं। ओशो क्वेश्चन को ठीक करते हैं और उसके बाद उसका आंसर देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ओशो का दायरा बहुत बड़ा है और मुझे नहीं लगता कि लाइफ लॉन्ग भी मैं ओशो को प्रेजेंट कर पाऊंगा। संभावना कम है बट प्रयास करूंगा मैं। देखो, मैं कह सकता हूं कि ये इंडिया की उस हेरिटेज का एक पार्ट है, उसका कंटिन्यूटी है। तो इसको समझना, ओशो को समझना, ओशो को पढ़ना बड़ी अच्छी फीलिंग देता है। और ओशो की एक और अच्छी चीज है कि हर एक थिंकर को, हर एक थॉट को लॉजिकली एनालाइज करते हैं। और इन सारी चीजों में ओशो की बहुत सारी कमियां भी हमारे सामने दिखाई देती हैं, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी ओशो के डिस्कोर्सेज में दिखाई देते हैं, लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शंस भी बहुत गहरे होते हैं। तो आज की चर्चा हम शुरू करेंगे फ्रीडम से। तो आखिर ओशो के फ्रीडम का कंसेप्ट है क्या, ओशो किस फ्रीडम की बात करते हैं, क्यों वो फ्री होने को लेकर इतने एग्रेसिव है।
तो आप लोगों ने एक फेमस स्टेटमेंट सुनी होगी। ओशो इस फेमस स्टेटमेंट को लैंडमार्क बताते हैं, हिस्टोरिकल लैंडमार्क बताते हैं कॉन्शियसनेस के मामले में। वो स्टेटमेंट क्या है? द गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ये फेमस स्टेटमेंट है जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा की। आप लोग मुझे बताओ कि इस स्टेटमेंट को आप लोगों ने पहले कभी सुना है? और सुना है तो क्या आप लोगों को पता था कि ये नीचा की स्टेटमेंट है? कमेंट जरूर करना इसका आंसर लिख के। आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में ग्रीक के अलावा जर्मनी ने बहुत सारे फिलोसफर्स दिए हैं। हम ये कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम में जो ग्रीक फिलोसफी है उसके अलावा जो मौलिक फिलोसफी वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है वो जर्मनी में ही हुई है। मॉडर्न टाइम में जर्मन फिलोसफी की शुरुआत होती है लाइबनीज से। आप लोगों ने नाम सुना होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड पर। मोनट्स की थ्योरी इसने दी थी। वो कहता है ये दुनिया मोनट्स से बनी हुई है। और इसके अलावा इमैनुअल कांट, आप लोगों ने यदि नाम सुना हो तो बहुत बड़ा नाम है फिलोसफी की फील्ड में। क्या था कि मॉडर्न टाइम में वेस्टर्न वर्ल्ड में दो स्ट्रीम डेवलप हुई थी, एक आइडियलिज्म और एक एम्पिरिसिज्म। यानी कि एक को हम कहते हैं बुद्धिवादी और एक को कहते हैं हम अनुभववादी। इन दोनों स्ट्रीम को मिलाने का प्रयास किया था इमैनुअल कांट ने। उसकी बड़ी एक फेमस किताब भी है द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इसके अलावा हीगल, शेलिंग, फिक्टे, कार्ल मार्क्स, आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक नीचा। अच्छा, फ्रेडरिक नीचा एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर था और इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म का फादर तो नहीं माना जाता लेकिन काफी इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर माना जाता है। फादर तो सोरेन कीरकेगार्ड को माना जाता है। तो जर्मनी ने बहुत अच्छे फिलोसफर दिए हैं मॉडर्न टाइम में। और ओशो इसी फ्रेडरिक नीचा की एक स्टेटमेंट, अच्छा पता है मैं ओशो को पढ़ता था और इसके पहले जब मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता था आज से 5-7 साल पहले, तो मैं ओशो को सुनता बहुत था, है ना, पॉडकास्ट में, वीडियोस में। तो ओशो किसी एक वीडियो में बता रहे थे कि कांट के बारे में, कांट इतना टाइम का पंक्चुअल था। हालांकि फिर मैंने जब कांट को पढ़ा तो ये बात सामने आई, कांट टाइम का इतना पंक्चुअल था। कांट एक प्रोफेसर था और टाइम का बड़ा पंक्चुअल था। और ऐसा माना जाता है कि उसके शहर के लोग जब वो निकलता था तो अपनी घड़ी चेक करते थे कि आखिर टाइम क्या हुआ है, और यदि किसी को अपनी घड़ी पर डाउट होता था तो वो उस घड़ी को करेक्ट कर लेता था। ये ओशो से मुझे पता चला था, फिर मैंने बाद में पढ़ा भी कि ये रियलिटी है। शादी को लेकर भी ओशो ने कुछ कहा है कांट को वो कभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। कांट की जब हम बात करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो आप लोग टाइम मिले तो ओशो को सुनना शुरू कर दो। देखो, रील्स एक डिसीज है, इससे अच्छा ये है कि कुछ अच्छी थिंकिंग, कुछ अच्छे आइडियाज को सुनो, है ना। इंडिया में आइडियाज की एक विशाल परंपरा है, बहुत समृद्ध है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या इंडिया में आइडिया है ही नहीं, थिंकिंग कभी है ही नहीं क्या इंडिया में। तो आगे हम बढ़ते हैं। नीचा की ये स्टेटमेंट है कि द गॉड इज डेड। ओशो इसको इनकम्प्लीट कहते हैं। क्यों? ओशो कहते हैं कि ये हिस्टोरिकल है, ये लैंडमार्क है, कॉन्शियसनेस के मामले में ये लैंडमार्क है, बट ये इनकम्प्लीट है। क्यों? तो इसको समझते हैं हम। ओशो कहते हैं कि यदि गॉड एग्जिस्ट करता है तो इंसान फ्री नहीं हो सकता, इंसान अपनी फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकता। अब इस फ्रीडम का आखिर एसेंस है क्या? क्या स्टेट फ्रीडम की बात कर रहे हैं ओशो? तो फ्रीडम का कंसेप्ट थोड़ा सा कुछ अलग है, हम इसको समझते हैं पहले 1 मिनट में। इंडिया में और वेस्टर्न वर्ल्ड में फ्रीडम का कंसेप्ट अलग है। इंडिया में पर्टिकुलरली फ्रीडम को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहते हैं जिसको हम, यानी कर्म बंधन से मुक्ति। और यहां पर हर एक सिद्धांत, इवन हमारा धार्मिक सिद्धांत भी कर्म बंधन की मुक्ति की बात करता है। और यही वास्तव में फ्रीडम है। और मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली ये मानता हूं कि ओशो की ये जो फ्रीडम का कंसेप्ट है ये इंडियन पर्सपेक्टिव से कम और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ज्यादा है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्रिएटर गॉड की संकल्पना है। अब ये क्रिएटर गॉड क्या है? तो ओशो कहते हैं कि जब तक गॉड एग्जिस्ट करता है इंसान फ्रीडम अचीव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि क्रिएटर गॉड है और क्रिएटर गॉड अपनी इच्छा शक्ति से इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को बनाता है। तो क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता
कि वो अपनी इच्छा शक्ति से इस दुनिया को खत्म भी कर सकता है। और यदि कोई क्रिएटर गॉड है तो इंसान सिर्फ और सिर्फ पपेट है। यहां पर एक नियतिवाद की उदाहरण अभी हमें दिखाई देती है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी फेमस है ना। अच्छा, यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना आप लोगों को भूल गया। जर्मन फिलोसफर्स की मैं जिक्र कर रहा था, वहां पर एक नाम मिलता है शोपेनहावर का। शोपेनहावर की हेयर स्टाइल आप लोग देखोगे ना, वीडियो ये फोटो देखो। शोपेनहावर एक पेसिमिस्टिक फिलोसफर है और ये अपने आप को बुद्धा कहता है। इतना प्रभाव था जब इंडियन फिलोसफी वेस्टर्न वर्ल्ड में पहुंची तो उसका प्रभाव हमें साफ दिखाई देता है मॉडर्न थिंकर्स पर। और ओशो कहते हैं, ओशो किसी अपनी एक बुक में कहते हैं कि शोपेनहावर ने जब उपनिषद पढ़े तो वो उपनिषद को सिर पर उठाकर डांस करने लगा था। बात समझ में आई आप लोगों को? शोपेनहावर जर्मन फिलोसफर, पेसिमिस्टिक, और उसने जब उपनिषद पढ़े तो वो सिर पर उठाकर उनको डांस करने लगा। ये ओशो से ही मुझे पता चला। तो ओशो क्या कहना चाह रहे हैं? ओशो कहते हैं कि क्रिएटर गॉड है, तो जब वो अपनी इच्छा शक्ति से इस यूनिवर्स को बना सकता है तो क्या वो अपनी इच्छा शक्ति से इस यूनिवर्स को खत्म भी कर सकता है? जब वो अपनी इच्छा शक्ति से इस यूनिवर्स को बना सकता है तो वो अपनी इच्छा शक्ति से इस यूनिवर्स को खत्म भी कर सकता है। ये उसकी विल पर डिपेंड करता है कि आखिर वो क्या चाहता है। तो क्या इंसान फ्री हो सकता है? नहीं, इंसान सिर्फ एक कठपुतली है। ओशो कहते हैं कि आपकी एग्जिस्टेंस टोटली उस क्रिएटर गॉड की विल पर डिपेंड करता है। क्या आपको लगता है कि आपका जन्म, आपकी मृत्यु ये फ्रीडम है? ओशो कहते हैं कि आपका जन्म और आपकी मृत्यु दो स्लेवरीज हैं और इन दोनों के बीच की लाइफ क्या फ्री हो सकती है? नहीं। देन फ्रीडम अचीव करने के लिए क्या करना होगा? ओशो कहते हैं कि इंसानी फ्रीडम और गॉड दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए गॉड को मरना होगा। और नीचा यही कहता है, लेकिन ओशो इस स्टेटमेंट को अधूरा कहते हैं। क्यों? अच्छा, आप लोगों को पता होगा ये गॉड वर्सेस फ्रीडम की डिबेट काफी पुरानी है, इंडिया में भी और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी। इस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। फ्रीडम और गॉड दोनों में काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो ओशो क्यों कहते हैं कि नीचा की ये स्टेटमेंट द गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री अधूरी है? ओशो कहते हैं कि दुनिया में ऐसे बहुत से धर्म हैं जो गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म और ताओइज्म। तो क्या इन धर्मों में इंसान फ्री है? नहीं। आगे ओशो कहते हैं कि हजारों साल से इंसान समझ रहा है कि उनकी फ्रीडम का सबसे बड़ा बैरियर है गॉड की एग्जिस्टेंस। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत से ऐसे धर्म हैं जो गॉड को नहीं मानते, फिर भी उसमें इंसान फ्री नहीं है। तो ओशो कहते हैं कि गॉड के साथ साथ एक और एलिमेंट है जिसको समाज से खत्म करना होगा, जिसको समाज से रिमूव करना होगा, और वो है धर्म। अब ये धर्म पर बड़ी गहरी चोट है ओशो की। आगे ओशो कहते हैं कि गॉड और धर्म को रिमूव कर देने से रिलीजियसनेस पैदा होगी, जो कि रिलीजियस लेस होगी, गॉड लेस होगी, और इंसान के साथ, इंसान की फ्रीडम के साथ एग्जिस्ट करेगी। यानी ओशो कहते हैं कि जो रिलीजियसनेस है और जो इंसानी फ्रीडम है दोनों एक साथ रह सकती हैं। और आगे तो बड़ा खतरनाक पॉइंट है। ओशो कहते हैं कि गॉड और रिलीजन के साथ ऑटोमेटिकली कुछ एलिमेंट्स होंगे जो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, खुद ही खत्म हो जाएंगे, जो है प्रीस्टहुड यानी पुजारी, रिलीजियस लीडर यानी धर्म के ठेकेदार, और दूसरे लीडर्स यानी कि जो धर्म के, जो पाखंड के, जो ठेकेदार हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे रिलीजन और गॉड के साथ ही। तब जाके रिलीजियसनेस डेवलप होगी। आगे ओशो एक्सप्लेन करते हैं कि बुद्ध, महावीर और लाओ त्से ने गॉड को उसी तरीके से ड्रॉप किया अपने प्रिंसिपल्स में जैसे कि नीचा ने किया, लेकिन धर्म रह गया। और इस धर्म के रह जाने से इससे जुड़े हुए प्रीस्ट ये मैनेज कर पाए कि इंसान स्लेवरी में जीता रहे, यानी कि वो स्लेवरी को मैनेज कर पाए। ये स्लेवरी और फ्रीडम आखिर है क्या? ओशो यहां पर बॉन्डेज की बात कर रहे हैं। आगे हम समझने वाले हैं इसी टॉपिक को कि आखिर फ्रीडम है क्या। तो ओशो कहते हैं कि आखिर फ्रीडम है क्या? गॉड और रिलीजन को खत्म कर देने से, गॉड और रिलीजन को रिमूव कर देने से क्या इंसान फ्रीडम को अचीव कर लेगा? इंसान फ्री हो जाएगा? और यदि इंसान फ्री हो भी गया तो क्या वो फ्रीडम होगी, वो एक्चुअल फ्रीडम होगी? नहीं।
ओशो कहते हैं कि गॉड और रिलीजन को रिमूव कर देने से फ्रीडम नहीं, लाइसेंशियसनेस होगी। वो फ्रीडम नहीं होगी, वो लाइसेंशियसनेस होगी, जिसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना कॉन्शियसनेस होगी। और ऐसी फ्रीडम को डेवलप करने से कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इस फ्रीडम में और एक एनिमल की फ्रीडम में कोई फर्क नहीं। जैसे कि कुत्ता है, जैसे कि लोमड़ी है, वो भी फ्री है। तो क्या हम गॉड और रिलीजन को रिमूव करके ऐसी फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं जो हमें एनिमल बना दे? नहीं। ओशो कहते हैं नीचा की स्टेटमेंट इसलिए ये अधूरी है कि नीचा फ्रीडम की बात तो करता है, लेकिन वो फ्रीडम कैसी होगी ये समझाने में वो सक्षम नहीं हो पाता। ओशो कहते हैं नीचा को आइडिया ही नहीं है कि ये फ्रीडम नहीं है, इस फ्रीडम को देना भी नहीं चाहिए। ये फ्रीडम फ्रीडम नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम का डेंजरस स्वरूप है। ये इंसान को एक जानवर बना देगी, ये इंसान को जानवर में रिड्यूस कर देगी। फिर ओशो के अकॉर्डिंग फ्रीडम है क्या? ओशो इनर फ्रीडम की बात करते हैं, जो कि हमारा इंडिया का पूरा ट्रेडिशन जिसकी बात करता है, उसी को ओशो आगे बढ़ाते हैं। ओशो कहते हैं कि जब रिलीजन और गॉड खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो इंसान फ्री होगा अपने अंदर उतरने के लिए, अपनी इनर फ्रीडम को एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी इनर आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, वो खुद के इनर मोस्ट बीइंग को एक्सप्लोर करने के लिए फ्री हो जाएगा। यानी जब आपके ऊपर समाज का कोई बैरियर ना हो, धर्म का कोई बैरियर ना हो, ये बोरोड मोरालिटी ना हो, बोरोड आइडेंटिटी ना हो, जो आज आप लोग देखते हो ना, धर्म के नाम पर जो चीजें चल रही हैं। ओशो कहते हैं कि यदि आपकी लाइफ से इनको खत्म कर दिया जाए, ये बोरोड आइडेंटिटी, बोरोड रिलीजन, ये मान्यताएं, यदि इन सबको खत्म कर दिया जाए तो इंसान फ्री हो जाएगा और वो अपनी इनर मोस्ट बीइंग को अचीव करने के लिए, उसको तलाश करने के लिए फ्री हो जाएगा। और तब वो उस स्तर से, उस स्लेवरी के स्तर से ऊपर उठेगा, ना कि नीचे जाएगा। रिलीजन और गॉड की एग्जिस्टेंस में जो स्तर होगा, ओशो उसको स्लेवरी कहते हैं। तो जब इंसान इन दोनों चीजों से फ्री हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और ये ऊपर की तरफ बढ़ने से वो अचीव करेगा कॉन्शियसनेस को, और वहां से डेवलप होगी रिलीजियसनेस। और रिलीजियसनेस, फ्रीडम, दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। ओशो की ये जो फ्रीडम का कंसेप्ट है, ये काफी गहरा है ना। ओशो ने फ्रीडम के 3 स्तरों पे बात की है, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो मैं और दूसरे वीडियोस भी बनाऊंगा और दूसरी चर्चाएं भी ओशो पर करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने के लिए ओशो के। ओशो कहते हैं कि फ्यूचर में कृष्ण की फ्लूट, उनका डांस और उनका सॉन्ग फिर से जी उठेगा, रेलिवेंट हो जाएगा। और बुद्ध की ये बात कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा, इस पर भरोसा करना कठिन हो जाएगा। ओशो ऐसा क्यों कहते हैं, इसको समझते हैं। ओशो से किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आपने बोलने के लिए कृष्ण का टॉपिक के रूप में क्यों चुना। ओशो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सुन सकता है, बोल सकता है, कुछ कह सकता है, तो उसके लिए कृष्णा से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि कृष्णा वो है जो पैदा तो पास्ट में हुए थे, पैदा तो पीछे हुए थे, लेकिन वो फ्यूचर से बिलोंग करते हैं। और ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन, कोई थिंकर पैदा नहीं हुआ, पास्ट में भी हुए हैं, फ्यूचर में होते रहेंगे, लेकिन कृष्णा उनमें से यूनिक है। कृष्णा क्यों है यूनिक? ओशो कहते हैं हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हम आखिर वर्शिप किसकी करते हैं। वो व्यक्ति जो हमारी अंडरस्टैंडिंग से ऊपर उठ जाए, हमारी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी से परे हो जाए, यानी कि जिसके बारे में हम समझ नहीं सकते। या तो हम उसकी आलोचना करते हैं या हम उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, यानी कि हम उसकी वर्शिप करने लगते हैं। ये दोनों ही पहलू वर्शिप के ही पार्ट हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जैसे कि हम मित्रों की वर्शिप करते हैं और अपने दुश्मनों की बुराई करते हैं या आलोचना करते हैं। लेकिन जो हमारे जजमेंट से परे हो जाए, हमारी सोच की क्षमता से ऊपर उठ जाए, या तो उसे हम गॉड कह देते हैं या फिर गॉड का अवतार। क्योंकि हमने गॉड को वैसा ही समझा है कि जो हमारी समझ से, जो हमारी समझने की क्षमता से, हमारी कल्पनाओं से परे हो, ट्रांसीडेंटल हो, वही गॉड है। और जो व्यक्ति
जीवित रहते हुए या उसके बाद हमारी क्षमताओं से, हमारी समझने की क्षमता से, हमारी भाषा से, हमारी अपेक्षाओं से परे उठ जाए, हमारे जजमेंट से ऊपर हो, वो या तो गॉड का अवतार कहलाता है या फिर गॉड कहलाता है। ओशो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे पैगंबर हुए, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट। इन सारे पैगंबरों में कृष्णा को यदि छोड़ दिया जाए तो सारे ही लोग दूसरी दुनिया की बात करते हैं, इस दुनिया को दुखमय और कठिन बताते हैं और किसी दूसरी दुनिया के लिए गोल सेट करते हैं। लिबरेशन उसको हम कह सकते हैं, उसको हम हेवन भी कह सकते हैं। इस दुनिया में रहते हुए वो दूसरी दुनिया की बात आखिर करते क्यों हैं? क्योंकि इतिहास में एक ऐसा दौर था कि जब जीवन कठिन था, वहां पर हैप्पीनेस की बात करना पॉसिबल ही नहीं था। यानी कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी कठिनाई थी जीवन में हमारे। अच्छा, ये बड़ी साइंटिफिक बात है, साइंस को सपोर्ट करने की बात करते हैं ओशो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक स्पिरिचुअल थॉट में साइंस कहां से आ गया, आगे समझेंगे हम इसको। तो ओशो कहते हैं कि एक दौर ऐसा था, इतिहास में एक दौर ऐसा था जो काफी रिजिड था। लोग, बहुत सारी बीमारियां थी, कठिनाइयां थी, इतने संसाधन नहीं थे लोगों के पास, और दुनिया दुखों से भरी हुई थी। और यही कारण है कि उस दौर के जो भी पैगंबर हुए, जो भी थिंकर हुए, वो सारे दुखों की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर सुख की, खुशी की बात हो ही नहीं सकती। उन्हें यही लगता है कि ये दुनिया दुखमय है और कहीं दूसरी दुनिया है जो स्वर्ग है, जो लिबरेशन के बाद जो दुनिया हमें मिलेगी, लिबरेशन के बाद की जो स्थिति होगी वो सुखमय होगी, परम आनंद की होगी। पूरी दुनिया में यही था। हमारी थियोलॉजी भी यही कहती है ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी यही थिंकिंग थी। तो ओशो का कहना यह है कि किसी भी पैगंबर ने इस दुनिया को सुखमय या इस दुनिया को ब्लिसफुल नहीं माना, सिर्फ कृष्ण को छोड़कर। ओशो कहते हैं कि हर एक थिंकर ने, हर एक पैगंबर ने दूसरी दुनिया, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की बात की है, जो सुखमय होगी, चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे हेवन हो, चाहे जन्नत हो। ऐसी बातें हुई हैं, लेकिन कृष्ण ही एकमात्र ऐसे हैं जिनके लिए फ्रीडम, जिनके लिए हैप्पीनेस, जिनके लिए ब्लिस इसी दुनिया में बसता है। ओशो कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में इसी दुनिया से जो हार्डशिप है, जो कठिनाई है, जो दुख है, वो खत्म हो जाएगा और लोग उस व्यक्ति को फॉलो करना या उस थिंकिंग को फॉलो करना बंद कर देंगे जिसने जीवन का त्याग किया है या जो जीवन के त्याग की बात करता है। क्योंकि जीवन का त्याग एक गरीब, एक दुखमय समाज में पॉसिबल है, लेकिन जहां पर खुशी हो, जहां पर हैप्पीनेस हो, जहां पर आनंद हो, जहां पर ब्लिस हो, वहां पर कोई त्याग की बात नहीं करता। ओशो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं और वो ये कहते हैं कि सन्यास की भावना डेवलप तब होती है जब या तो किसी की वाइफ की डेथ हो जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए, उसका कोई, ओशो का कहने का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति की बहुत क्लोज चीज, पर्सनल चीज, जिसे वो बहुत प्रेम करता है या उसके अंदर जिसके महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, जब उससे वो छिन जाती है तो ऑटोमेटिकली सन्यास का, वैराग्य का भाव जन्म लेता है। लेकिन फ्यूचर में एक ऐसा दौर आएगा जब सन्यास का जन्म ब्लिस से होगा, एंजॉय से होगा। और ओशो कहते हैं कि कृष्णा ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सन्यास हैप्पीनेस से, ब्लिस से, आनंद से जन्म लेता है। ओशो कहते हैं कि फ्यूचर में साइंस इतना डेवलप हो जाएगा कि लोगों के जो कष्ट हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं, वो कम हो जाएंगी और धीरे 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 वो खत्म हो जाएंगी और तब एक ऐसा दौर आएगा जहां पर हैप्पीनेस होगी। हालांकि फिलहाल जो साइंस और जो टेक्नोलॉजी है और जो सिचुएशन दुनिया की है, तो ओशो की ये बातें थोड़ी सी हाइपोथेटिकल ज्यादा लगती है। लेकिन ओशो ये कहते हैं कि एक ऐसा दौर आएगा जहां कृष्ण रेलिवेंट होंगे और वो दौर होगा हैप्पीनेस का, वो दौर होगा ब्लिस का। सारी बीमारियां, सारी समस्याएं, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ओशो कहते हैं कि अभी तक के धर्मों को यह भरोसा करना कठिन है कि एक व्यक्ति सिर पर मोर का पंख धारण करता है, वो फ्लूट बजाता है, वो डांस करता है, यंग वुमेन के साथ डांस करता है, वो गाना गाता है, तो क्या वो धार्मिक हो सकता है? क्योंकि हमारा ओल्ड कंसेप्ट क्या है? हमारा ओल्ड धार्मिक कंसेप्ट ये है कि जो व्यक्ति त्याग करे, जो व्यक्ति
संसार की समस्याओं से छोड़ दे, संसार की समस्याओं को छोड़ दे, वो व्यक्ति धार्मिक होगा, वो व्यक्ति सन्यासी होगा। लेकिन ओशो कहते हैं ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा। फ्यूचर में एक दौर ऐसा आएगा जब दुख की जगह खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी और आनंद होगा। तब लोग ये मानेंगे कि कृष्णा ही सबसे बड़े रिलीजियस पर्सन है। कृष्णा का जो कंप्लीट प्रोजेक्शन है उस पर भरोसा करेंगे। ओशो, कहीं पर मैंने पढ़ा है, ओशो कहते हैं कि सन्यास का मतलब क्या सच में वो है कि आप दुनिया से छोड़ देना, समस्याएं को छोड़ देना और कहीं हिमालय पर जाकर साधना करना, क्या वो सन्यास है? ओशो कहते हैं कि वो सुपर ईगो है। इस पर कभी हम लोग चर्चा करेंगे, सुपर ईगो क्या होता है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये भी, तो इस पर भी हम लोग कभी चर्चा करेंगे। ओशो कहते हैं कि इतिहास में ज्यादातर दुखों से मुक्ति की बात हुई है, कभी आनंद की, कभी हैप्पीनेस की बात नहीं हुई, कभी ब्लिस की बात नहीं हुई। और इसलिए जो एंशिएंट टाइम में गोल था वो दुखों से मुक्ति है, ना कि आनंद को या ना कि ब्लिस को एंजॉय करने की फीलिंग। अल्टीमेटली ओशो ये कहना चाह रहे हैं कि इतिहास में कृष्ण को पूरी तरीके से कोई समझ नहीं पाया है, क्योंकि कृष्ण में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। क्योंकि हमारा रिलीजन दुखों की बात करता है और कृष्ण हैप्पीनेस का सिंबल है। ओशो कहते हैं कि शंकराचार्य ने कहा कि यह दुनिया अनरियल है, इल्यूजन है, मिथ्या है। कृष्णा कहते हैं कि यही दुनिया रियल है, रियल ही नहीं, ये हेवन है, यही हेवन है, यही स्वर्ग है। और कृष्ण इस दुनिया को एक्सेप्ट करते हैं, एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं। वो हर एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं, वो किसी भी चीज को खारिज या रिजेक्ट नहीं करते। और यही कृष्ण का सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो ओशो एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। फ्यूचर में हम लोग भी और इन सारी चीज़ों पर चर्चाएं करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, कमेंट करें। अपने कुछ सवाल हैं ओशो को लेकर, किसी थॉट को लेकर आपके सवाल हैं तो आप लोग कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि ये एक यात्रा है और यात्रा में जितने ज़्यादा साथी होंगे उतना ही मज़ा आएगा। चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो थैंक यू।